नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं करियर पार्ट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस चैनल में साइंस के लेसन प्लान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी डिटेल्स भर लेते हैं, जैसे कि दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, उपविषय और अवधि। जैसे कि मैंने दिनांक भरी हुई है, ये मेरी जब टीचिंग हो रही थी 30 मई 2022 को, उस समय की दिनांक भरी हुई है। विषय पदार्थ विज्ञान रहता है और कालांश प्रथम। कक्षा हमारी 8 थी, रसायन विज्ञान उपविषय है और अवधि हमारी 36 मिनट की होती है। प्रकरण की बात करें दोस्तों, तो प्रकरण पदार्थ है। विद्यालय का नाम शीतला जूनियर हाई स्कूल। ये हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। उसके बाद बात करें दोस्तों सामान्य उद्देश्य की, तो बच्चों को सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य होता है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। चौथा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। पाँचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और छठा है छात्रों को विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखना। तो दोस्तों, ये कुछ थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं हम इनके विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों, बात की जाए विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी 2 उद्देश्य होते हैं, जिनमें व्यवहार में परिवर्तन 2 होते हैं। पहला होता है छात्र पदार्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब पदार्थ को स्मरण कर सकेंगे या उसको दोबारा से याद कर सकेंगे। दूसरा होता है छात्र पदार्थ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों, इसमें उद्देश्य के भी 2 पॉइंट हैं, जिसमें लिखा जाएगा छात्र पदार्थ की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पदार्थ से संबंधित समस्याओं का हल निकाल सकेंगे एवं अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस पेज पे हमारे ये 2 विशिष्ट उद्देश्य आए हैं। तो अगला विशिष्ट उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। इसके भी 2 पॉइंट हैं। छात्र पदार्थ से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और छात्र पदार्थ से संबंधित समस्याओं का दैनिक जीवन में हल कर सकेंगे। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, चौथा विशिष्ट उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र पदार्थ का विश्लेषण कर सकेंगे और दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ से संबंधित प्रश्नों का हल कर सकेंगे। इसके बाद बात की जाए 5वें और आखिरी विशिष्ट उद्देश्य की, जो कि है रुचियात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसके अंदर छात्र पदार्थ के अध्ययन में रुचि लेंगे और दूसरा पॉइंट, सॉरी दोस्तों इसमें लिखा नहीं है, तो दूसरा पॉइंट रहेगा छात्र पदार्थ से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेंगे। तो ये 2 पॉइंट थे। उसके बाद बात की जाए सहायक सामग्री की, तो इस टीचिंग के लिए सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है। तो समस्त कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जो चाहिए होती है, वही हमारी सहायक सामग्री होती है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों पूर्व ज्ञान की, तो पूर्व ज्ञान में सभी छात्र छात्राओं को पदार्थ से संबंधित सामान्य जानकारी होती है या सामान्य जानकारी है। तो ये हमारा पूर्व ज्ञान वाला पॉइंट हो गया दोस्तों। इसके बाद बात की जाए पाठ प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल में दोस्तों 5 क्वेश्चन लिखे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों से हम इस प्रकार पूछेंगे, कॉलम बनाएंगे 2, एक कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरे कॉलम में छात्र क्रियाएं। ये 2 लिखने के बाद हम पहला सवाल बच्चों से करेंगे, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे जवाब देंगे विद्यालय। दूसरा सवाल हम उन बच्चों के आंसर से ही रिलेटेड बनाएंगे, विद्यालय में बैठने के लिए क्या होता है? तो बच्चे जवाब देंगे कुर्सियाँ। तीसरा सवाल होगा कुर्सी किससे बनी होती है? तो बच्चे जवाब देंगे लकड़ी से। चौथा सवाल हम करेंगे लकड़ी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे पदार्थ कहते हैं। और 5वां जवाब सवाल होगा पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे कहेंगे समस्यात्मक प्रश्न। बच्चे कहेंगे नहीं, मतलब बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप उनको उद्देश्य कथन के जरिए बता देंगे कि छात्रों, आज हम लोग पदार्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चों को पदार्थ विज्ञान के बारे में नॉलेज नहीं होती है, इसलिए आप उन्हें पदार्थ के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अब अपने प्रस्तुतिकरण की ओर। तो दोस्तों, इस तरीके से दोनों पेज पर, जो कि आमने सामने 2 पेज हैं, इन पर पूरी एक सीधी लाइन खींचेगी
और इस तरीके से 5 कॉलम बनेंगे। तो पहला कॉलम मैं एरो के जरिए आपको दिखा दे रहा हूँ, शिक्षण बिंदु का है। दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रियाओं का है। तीसरा कॉलम छात्र क्रियाओं का है। ये एक पेज पर हो गया। इसके जस्ट सामने दूसरे पेज पर एक कॉलम में विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और दूसरे कॉलम में श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनेगा। उसके पश्चात मैं आपको पहले शिक्षण बिंदु पदार्थ की ओर ले चलता हूँ। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, पदार्थ। तो पदार्थ में सबसे पहले हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों से कहेंगे, पहला विकासात्मक प्रश्न, कुछ पदार्थों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे, लकड़ी, जल, गैस इत्यादि। दूसरा, पदार्थ से संबंधित आप क्या समझते हैं या पदार्थ से आप क्या जानते हैं, ये विकासात्मक प्रश्न रहेगा। तो बच्चे इस सवाल का जवाब देने में उन्हें समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद बात की जाए छात्राध्यापक कथन की। आप अगला एक पॉइंट बनाएंगे, छात्राध्यापक कथन। इस पॉइंट में आप लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं जैसे लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि पदार्थ हैं। पदार्थ को देखकर व छूकर महसूस करके पता करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, ठोस एवं गैस। ये एक स्थान घेरते हैं एवं इनमें भार होता है। इस तरीके से ये छात्राध्यापक कथन का एक पॉइंट बनता है। इसके जस्ट सामने वाले कॉलम में छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। इसके बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चे जवाब देंगे 3। इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, पदार्थ की किन्हीं 2 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो छात्र क्रिया वाले पॉइंट में आप लिखेंगे ठोस एवं द्रव। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अगले। इसके बाद साथियों हम आपको सेकंड शिक्षण पॉइंट की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो इसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला सवाल होगा, कुछ ठोस पदार्थों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे, गिलास, चाकू इत्यादि। दूसरा सवाल आप पूछेंगे, ठोस से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। यहाँ कॉलम में आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे छात्राध्यापक कथन में, वह पदार्थ जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है ठोस कहलाता है। तो अभी इसका कुछ पॉइंट शेष रह गया है, वो हम अगले पेज पे लिखे हुए हैं, तो आपको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में बाकी बचा हुआ कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। जल की ठोस अवस्था बर्फ़ होती है, यह 0 डिग्री से नीचे ताप पर होती है। उदाहरण, बर्फ़, लोहा, किताब आदि। अब इसके सामने छात्र क्रिया जो होती है दोस्तों, उस छात्र क्रिया में भी हम यही पॉइंट बार बार फिर से लिख देंगे, जो कि हमने हर पॉइंट में सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके। यही कथन आप हर बार में छात्र कथन में आप बार बार लिख देंगे कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। तो आप इस कॉलम को, इस पॉइंट को आप यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं छात्र क्रिया के नीचे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में हम सबसे पहले छात्रों से सवाल पूछेंगे, ठोस का आकार व आयतन कैसा होता है। तो बच्चे कहेंगे निश्चित होता है। उसके बाद जल की ठोस अवस्था क्या होती है। तो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे बर्फ़ होती है। इसके बाद बात करते हैं विकासात्मक प्रश्न की, अगले पॉइंट के विकासात्मक प्रश्न की। अगला पॉइंट हमारा रहेगा द्रव अवस्था, तीसरा शिक्षण पॉइंट है। और द्रव अवस्था में विकासात्मक प्रश्न पूछा जाए तो पहला है, पदार्थ की द्रव अवस्था के कुछ उदाहरण बताइए। तो बच्चे उदाहरण देंगे, तेल, जल आदि। दूसरा रहेगा, द्रव से आप क्या समझते हैं। तो आप लिख देंगे छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न। बात की जाए इसके छात्राध्यापक कथन की, तो इसमें आप लिखेंगे कि द्रव में या द्रव अवस्था में पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण ठोस वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। तो इतना पॉइंट आप छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे। उसके बाद मैंने जैसा पहले बताया था कि सभी छात्र क्रिया वाले सभी कॉलम में छात्राध्यापक कथन के सामने आपको सिर्फ यही पॉइंट लिखना है
कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। उसके बाद छात्रों से कहना है बोधात्मक प्रश्न लिखने के लिए। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें आपको लिखना है 3। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, द्रव का आकार कैसा होता है? तो इसमें आपको बताना है अनिश्चित। तो दोस्तों ये हमारे 3 पॉइंट थे शिक्षण बिंदु के। इसके बाद बात करें मूल्यांकन। इसके बाद बात करते हैं हम जो सामने वाला पेज था जिसमें हमने पॉइंट बनाए हुए थे, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। तो इसमें आपको क्या करना है, तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि पहले शिक्षण बिंदु के आगे आपको देखिए पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पहला शिक्षण बिंदु है। इसके सामने वाले जो विकासात्मक प्रश्न है उसमें आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। और छात्राध्यापक कथन के सामने आपको एक चार्ट बनाना है। उसमें आप ठोस, द्रव, गैस अवस्था के बारे में ऐसे दिखा सकते हैं कुछ बनाकर। और यहाँ पर आपको चार्ट चिपकाएंगे तो आपको लिखना होगा प्रदर्शन विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसको शायद जूम करके दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका स्कैनिंग में थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो उदाहरण के लिए लकड़ी, पानी और गैस, ये तीनों लिखे हुए हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ पहले ही शिक्षण पॉइंट की विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री में बोधात्मक प्रश्न के सामने आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। बात करते हैं दोस्तों दूसरे शिक्षण बिंदु की, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपको प्रश्नोत्तर विधि ही लिखना होता है। और छात्राध्यापक कथन के सामने अगर आपने चार्ट बनाया है तो आप व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि दोनों लिखने होते हैं। जैसे इस पॉइंट में मैंने यहाँ तक अभी चार्ट नहीं बनाया है तो मैंने व्याख्यान विधि लिख दिया, क्योंकि इस पॉइंट में मैंने चार्ट लगाया हुआ है जो कि मेरा अगले पेज पर आया है, क्योंकि यहाँ जगह कम थी, स्पेस थोड़ा कम था, तो मैंने पीछे लग दिया है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो जब मैंने चार्ट बनाया था तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, इसके पीछे देखिए सबसे ऊपर मैंने चार्ट चिपकाने के बाद मैंने लिखा है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, दोनों लिखना होता है। और श्यामपट्ट कार्य पे एक काला चार्ट चिपका के लिखा है जल की ठोस अवस्था बर्फ़ होती है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प बन जाता है। और ये इस तरीके से चार्ट बना दिया है। ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य मैंने आकर्षण बल का चार्ट बनाया है। और जो इसके प्रश्न होते हैं बोधात्मक प्रश्न, उनके सामने मैंने फिर से वही एक ही बात प्रश्नोत्तर विधि लिख दी है। और जो तीसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु, उसके विकासात्मक प्रश्नों के आगे मैंने प्रश्नोत्तर विधि लिख दिया है। और तीसरे शिक्षण बिंदु के छात्राध्यापक कथन के आगे, ये तीसरा शिक्षण बिंदु का छात्राध्यापक कथन है, इसके कथन के आगे विधि प्रविधि में मैंने व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि लिखकर मैंने चार्ट बनाया है। उस पर लिखा है द्रव पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। और श्यामपट्ट कार्य में लिखा है जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल का आयतन एवं आकार निश्चित, जल का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। बोधात्मक प्रश्न में मैंने प्रश्नोत्तर विधि लिख दिया है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। बात करते हैं अब दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न की। तो मूल्यांकन प्रश्न को कोई 3, 4 या 5 मूल्यांकन प्रश्न आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 मूल्यांकन प्रश्न लिखे हुए हैं। तो पहला है कुछ ठोस पदार्थों के नाम बताइए, उसका उत्तर रहेगा लोहा, लकड़ी, किताब आदि। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है जल का ठोस रूप क्या है, इसका उत्तर रहेगा बर्फ़। तीसरा क्वेश्चन है द्रव का आकार कैसा होता है, इसका उत्तर रहेगा अनिश्चित। और चौथा प्रश्न है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम बताइए, तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है ठोस, द्रव एवं गैस। तो ये मूल्यांकन के कुछ प्रश्न थे। हम आपको बताएं कक्ष निरीक्षण के बारे में। तो दोस्तों देखिए, कक्ष निरीक्षण में आपको लिखना है इस पॉइंट में कि सभी छात्र छात्राएँ श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे एवं छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है साथियों गृह कार्य का। तो इसमें 3 सवाल दिए जाएंगे बच्चों को। पहला प्रश्न रहेगा छात्र छात्राएं किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिख कर लाएंगे। अगला सवाल है छात्र छात्राएं ठोस पदार्थों के नाम की सूची बनाकर लाएंगे। और तीसरा सवाल है छात्र व छात्राएं द्रव की परिभाषा उदाहरण सहित लिख कर लाएंगे। ये बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं छात्रों से जो पूछे जाते हैं। और ये मैंने जैसे कि अपने पिछले लेसन प्लान में बनाया, ये भी मेरे द्वारा ही बनाया गया लेसन प्लान है, जो कि हमारे शिक्षक ने अलाउ भी किया हुआ है। ये देखिए, और नीचे उनके हस्ताक्षर भी हैं। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें बताएं आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।